हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं मैं माय डियर ऑल फ्रेंड्स, डियर ऑल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और आज का करंट अफेयर 3 में है। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से कंप्लीट वॉच कीजिए। बहुत कम लाइक्स और व्यूज़ आ रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का कि वीडियो में जितनी मेहनत और मोहब्बत से आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ, जो कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ, उसे आप ज़रूर सुना करें, कंप्लीट सुना करें, ध्यान से सुना करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और साथ ही QCL को प्लीज़ नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, आप लोगों को मैं दिल से थैंक्स करती हूँ। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, ज़रूर शेयर करें और अच्छे कमेंट्स भी सेंड करें। तो कमेंट सेंड करते हैं तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया है 2 मई को, यानी 2 मई को मनाया गया है वर्ल्ड ट्यूना डे। इसको कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO मनाता है। अब ये एक सवाल उठता है कि ये वर्ल्ड ट्यूना डे है, बात समझ में आ गई, मगर ये ट्यूना क्या है? ट्यून से बना ट्यूना, क्या चीज़ है ट्यूना? तो ये ट्यूना है एक्चुअली एक फ़िश। लास्ट ईयर भी जब ये डे आया था तो मैंने आपको बताया था। और वर्ल्ड ट्यूना डे, विश्व ट्यूना दिवस, ये ट्यूना एक मछली है। और बात यह है कि बहुत सारे देश इस पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, तो भोजन के लिए आत्मनिर्भर रहना पड़ता है उन्हें ट्यूना मछली के उत्पादन पर, ट्यूना मछली पर। ट्यूना मछली को बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ये उनका बेसिक भोजन है, मतलब मेन भोजन कहा जाए तो। एक खाद्यान्न के मामले में, जैसे खाद्यान्न गेहूँ चावल होता है, लेकिन गेहूँ चावल वो तो कुछ यूज़ करते ही हैं, उसके साथ जो एक वेज नॉन वेज वैरायटीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें देखा जाए तो ट्यूना मछली को भी वो एक सप्लीमेंट्री फूड के रूप में यूज़ करते हैं। तो एक मतलब एक बहुत निर्भरता, आत्मनिर्भरता उनकी ट्यूना मछली की पर ज़्यादा रहती है उन देशों में, कई देश ऐसे हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, 2017 में यूनाइटेड नेशन ने एक डिसीजन लिया और 2017 से हर साल 2 मई को मनाया जाता है विश्व भर में। क्या? वर्ल्ड ट्यूना डे, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। अब ये एक मछली है मैंने बताया, और ये भोजन का प्रकार है, ठीक है, तो ये भी मैंने बताया। अब ये 96 कंट्रीज़ इस ट्यूना फिश का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कितने? 96 कंट्रीज़, ऑलमोस्ट 96 कंट्रीज़ में ट्यूना फिश का प्रोडक्शन हो रहा है। और इसे 2017 से हर 2 मई को मनाया जा रहा है, ठीक है, UNO के डिसीजन के बाद से। तो UNO इसको मनाता है ना। UNO की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंटोनियो गुटेरेस कौन है इसके हैं सेक्रेटरी जनरल। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और 24 अक्टूबर 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम UNO डे के नाम से मनाते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब बात आती है 1 मई को मनाया गया था अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, मई दिवस या कामगार दिवस, तीनों एक ही दिन के नाम है। तो ILO मनाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, याद रखिएगा। 1 मई को और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। ये आपका पहला क्वेश्चन था। जिस तरह मई के दिन आते रहेंगे आप रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी डेनिस गोल्डवर्क का निधन हो गया, ये कौन थे? हाल ही में अभी डेनिस गोल्डवर्क का निधन हो गया, ये कौन थे? तो डेनिस गोल्डवर्क ये एक बहुत फेमस, यानी कि एक प्रतिष्ठित सोशल वर्कर थे। क्या नाम है इनका? डेनिस गोल्डवर्क। और इन्होंने रंग और भेद के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ, मतलब रंग भेद के खिलाफ, जो रंग के नाम पर छूत अछूत करते हैं कि मतलब ये काला है, ये गोरा है, या जो भी
तो बहरहाल जो होता है ना कि बहुत लोग जातिगत भेदभाव का शिकार हो जाते हैं, बहुत रंग, कोई वंश, तो इन्होंने रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला, इनका नाम भी आपने सुना होगा, नेल्सन मंडेला के साथ काम किया था और एक लंबे समय तक जेल में रहे, एक लंबे समय जेल में रहे, यानी 22 ईयर्स डेनिस गोल्डबर्ग ने अपने जेल में गुजारे। और उसके बाद ये 1985 में जेल से बाहर आए। सोचिए 22 साल अपनी जीवन के 22 ईयर्स जेल में गुजारे। किसने? डेनिस गोल्डबर्ग ने। ये 1985 में जेल से बाहर आए और अभी इनकी डेथ हो गई, तो ये आपको याद रखना है नाम इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी ओपन सर्वेक्षण, पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ओपन सर्वेक्षण, बजट सर्वेक्षण है ये, माफ़ कीजिए, ओपन बजट सर्वेक्षण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ओपन बजट सर्वेक्षण, ओपन बजट सर्वेक्षण के जवाबदेही और पारदर्शिता के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ये रहा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे रहा है ओपन बजट सर्वेक्षण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मामले में। अब ये क्या है ओपन बजट सर्वेक्षण? तो ये क्या है? ओपन सर्वे, बजट का ओपन सर्वे होता है कि इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है और कितनी जो है रिस्पॉन्सनेस है, मतलब कितनी जवाबदेही, कितनी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, कहाँ कौन सी चीज़, कितना क्या बजट बना है, कहाँ कौन सी चीज़ का यूटिलाइजेशन हो रहा है बजट में के अकॉर्डिंग। तो बजट की ट्रांसपेरेंसी और इसकी जवाबदेही दोनों का एक ओपन सर्वे होता है, ठीक है, और इसको IBP करवाता है, इंटरनेशनल बजट, हाँ, तो इसको कौन करवाता है? इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप IBP करवाता है। और ये क्या होता है बताया आपको? ओपन सर्वे होता है किसका? बजट ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सनेस का, यानी ओपन सर्वे यानी ओपन सर्वेक्षण का, ये खुला सर्वेक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता का ये होता है। किसका? बजट की पारदर्शिता और जवाबदेही का ये सर्वेक्षण होता है। तो इसमें कौन नंबर 1 पे रहा है? नंबर 1 पे रहा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डन। कौन है? जेसिंडा अर्डन। अब बात ये है कि ओपन बजट सर्वेक्षण, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के मामले में न्यूजीलैंड तो रहा नंबर 1 पे, लेकिन अपने देश भारत की क्या रैंक है? तो अपना देश भारत ओपन बजट सर्वेक्षण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मामले में रहा है 53वें नंबर, यानी 53 नंबर पे। तो ओपन बजट सर्वेक्षण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मामले में अपने इंडिया की जो रैंक है वो 53rd यानी 53वां नंबर है, नंबर 53 पे है। और नंबर 1 पे कौन रहा है? न्यूजीलैंड। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हमारे कृषि मंत्रालय ने अभी किसानों के लिए लॉन्च कर दी है एक नई ऐप। क्या नाम है इसका? किसान सभा ऐप। अभी आपको पता है कुछ दिन पहले एक किसान रथ नाम का भी ऐप लॉन्च किया गया था कृषि मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी कृषि मंत्रालय की तरफ से। तो किसान रथ, उसमें क्या था कि किसान अपने लिए वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर एट्सेट्रा जो भी वो किराए पर ले सकते थे। ये किसान सभा ऐप है। इसमें क्या है कि किसानों को जोड़ कर रखने, परिवहन और हाँ, मतलब किसानों का डायरेक्ट कांटेक्ट रहे मंडियों से,
मंडियों से, मंडी के जो व्यापारी मंडी में जो अनाज बेचते हैं तो मंडियों से डायरेक्ट कांटेक्ट रहे और इनका परिवहन और माल बिक्री के लिए डायरेक्ट कनेक्शन रहे, इसलिए ये किसान सभा ऐप लाई गई है। कौन सी लॉन्च हुई है? किसान सभा ऐप। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ऐप लॉन्च किया है। एक किसान रथ आया था अभी, वो वाहन के लिए आया था, और ये किसान सभा के परिवहन और माल बिक्री के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके मंडी के साथ किसान, इसीलिए आया है ये किसान सभा ऐप। और ये दोनों ही ऐप कृषि मंत्रालय ने अभी किसानों के लिए शुरू किए हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अभी गैर ज़रूरी चीज़ों की बिक्री की भी अनुमति दे दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर ज़रूरी चीज़ों की होम डिलीवरी, बिक्री का मतलब होम डिलीवरी, यहाँ बिक्री से मतलब दुकानों पर बिक्री नहीं है, होम डिलीवरी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर ज़रूरी चीज़ों की होम डिलीवरी, बिक्री एवं होम डिलीवरी की भी मंजूरी दे दी है? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। किसने? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। देखिए, पहले अभी तक जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म थे वो कौन कौन से थे? फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़ॉन हुआ, और भी थे, बहुत सारे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उनसे भी वो अपनी चीज़ें नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि होम डिलीवरी की देश भर में लॉकडाउन है, इजाज़त नहीं थी। पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण इजाज़त नहीं थी ये तमाम चीज़ें बेचने या होम डिलीवरी करने की। बेच वो सकेंगे, जब बेचेंगे तो होम डिलीवरी के थ्रू या किसी के थ्रू ही तो घर पे आएंगी, तो बिक ही नहीं पा रही थी क्योंकि होम डिलीवरी ही नहीं हो रही थी। तो अभी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और ऐसी जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, उनको इजाज़त दे दी गई है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की तरफ से कि वो गैर ज़रूरी चीज़ों की भी होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो गैर ज़रूरी चीज़ों की होम डिलीवरी याद रखिए, तो होम डिलीवरी याद रखेंगे तो बिक्री तो खुद ही आ जाएगा। बिक्री एवं होम डिलीवरी की इजाज़त किसने दे दी है? पश्चिम बंगाल ने। पर ध्यान रहे ये बाई कोरियर आएंगी, मतलब होम डिलीवरी के थ्रू आएंगी क्योंकि लॉकडाउन है और अभी तो 17 मई के तक और बढ़ा दिया गया है, 17 मई तक और बढ़ गया है लॉकडाउन, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इजाज़त दी है गैर ज़रूरी चीज़ों की होम डिलीवरी की, ठीक है। अब वो जैसे भी आएंगे सेफली, चाहे मास्क लगा के और सेफली आएंगे और वो अपनी चीज़ों की होम डिलीवरी करेंगे जैसे पहले होता था। पहले थोड़ा सेफ़, अब ज़रा प्रिकॉशंस और सेफ्टी को ध्यान में रखा जाएगा, ये चीज़ है। वेस्ट बंगाल की बात है तो आपको पता है कि 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक है जलदपारा, जिसको जलपारा भी कहते हैं लोग, जलपारा या जलदपारा, और एक है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पश्चिम बंगाल में है। और 2, वैसे तो वहाँ 3-4 नेशनल पार्क है पर 2 तो याद रखिए ही रखिए। कौन सी? एक तो रखिए, एक नेशनल पार्क आप याद, सुंदरवन मैंग्रोव्स के लिए और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है। और एक याद रखना है आपको, सुंदरवन के अलावा एक आपको याद रखना है बुक्सा नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व के लिए ये भी मतलब एक फेमस नेशनल पार्क है टाइगर्स के लिए। बुक्सा और ये सुंदरवन और रॉयल, ये सुंदरवन और बुक्सा, सुंदरवन एंड बुक्सा 2 नेशनल पार्क याद रखना है। और जलपारा या जलदपारा कहिए, या एक ये हो गई, और एक महानंदा, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भी हैं गुरुमारा और वगैरह नेशनल पार्क बहुत सारे हैं, मैंने उस दिन बताया भी है, और वैसे मैंने ऐड कर दिया है नेशनल पार्क वाली वीडियो में, सब में ऐड कर दिया है, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। वेस्ट बंगाल ने एक ऐप लॉन्च किया था कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए, उसका नाम क्या है? संथाने, SANTHANE, संथानी ऐप। कौन सा? संथानी, ये पश्चिम बंगाल सरकार का है, याद रखिएगा। ममता बनर्जी हैं इसकी चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल की, और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कोलकाता कैपिटल है, कोलकाता अगर पूछ लिया जाए किस नदी के तट पर है तो यह है बैंक ऑफ हुगली रिवर, यानी
बैंक ऑफ हुगली रिवर, हुगली नदी के तट पर। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की कोविड-19 के लिए घोषणा कर दी है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा कर दी है। तो ब्रिक्स देश कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं ब्रिक्स में। और इन 5 देशों को 15 बिलियन, कितना? 15 बिलियन डॉलर का कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए लोन देने की घोषणा कर दी है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। कितना? क्या? कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 15 बिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है ना। ये 15 बिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है किसको? ब्रिक्स देशों को। किसने? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। 15 बिलियन डॉलर का ऋण है ये। और ऋण क्या है? ये तो एक मतलब अभी तो फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट पे ये लोन दे ही नहीं रहा है, अभी तो सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से हेल्प अमाउंट है। क्या है? हेल्पिंग अमाउंट है, क्योंकि अभी ज़्यादातर बहुत सारे राज्य सरकार और बैंकों ने ये घोषणा कर दी है कि या ज़ीरो इंटरेस्ट पे या बिना गारंटी के लोन दे रहे हैं, और ये तो कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए है। तो ये तो एक हेल्पिंग अमाउंट है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक दे रहा है 15 बिलियन डॉलर का, और किसको? ब्रिक्स देशों को। ठीक है, तो फिलहाल ये याद रखिए कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो 15 बिलियन डॉलर की। अब बात ब्रिक्स की है। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में। क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाना है। वैसे स्थापना हुई ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, यानी ब्रिक की स्थापना हुई 2006 में, और ब्रिक्स बना है, साउथ अफ्रीका जुड़ा इसमें 2010 में। तो ये स्थापना ना पूछी जाए पर लेकिन साउथ अफ्रीका कब इंक्लूड हुआ ये पूछ लिया जाता है, तो 2010 में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक दे रहा है 15 बिलियन डॉलर की धनराशि ब्रिक्स देशों को। ठीक है, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए, यानी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, जीतने के लिए, कोविड-19 को हराने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन से देश की क्रिकेट टीम शीर्ष पर पहुंची है? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में किस देश की क्रिकेट टीम शीर्ष पर पहुंची है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची है। क्या? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची है। पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे है अपना देश भारत यानी इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, ये याद रखना है आपको। ये आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 3 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, नंबर 2 पर न्यूजीलैंड, नंबर 3 पर इंडिया। अब देखिए T20 रैंकिंग, आईसीसी T20 में क्या है? T20 में है पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड और दूसरे नंबर पे इंग्लैंड और तीसरे नंबर पे इंडिया। क्या? पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे इंडिया और इंग्लैंड, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये टॉप 3 किसके? ये T20 रैंकिंग है आईसीसी की। अब आती है बात किसकी? हाँ, अब आती है बात किसकी? तो अब आती है ओडीआई रैंकिंग की, आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग। ये क्या है? ये है, इसमें नंबर 1 पे है कौन? इंग्लैंड, दूसरे नंबर पे है इंडिया और तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड। क्या? नंबर 1 पे इंग्लैंड, दूसरे नंबर पे इंडिया और तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड। ये आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग है। दोबारा सुन लीजिए तीनों को एक बार। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे इंडिया। इसको याद रखिए, टॉप 3 देशों को टेस्ट रैंकिंग एनी, क्या याद? एनी, ANI
अब आती है बात ओडीआई रैंकिंग की, आईसीसी की। तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड और तीसरे नंबर पे इंडिया। अब इसको याद रखिए, AII, ठीक है, AII ऐसे ही याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आती है, ये T20 रैंकिंग थी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, T20 थी। तो टेस्ट में क्या, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया NE हो गया, और T20 में क्या, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया AII। अब आती है ODI रैंकिंग। ODI रैंकिंग को याद कैसे रखेंगे, तो इसको रखेंगे नंबर 1 पे इंग्लैंड, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे न्यूजीलैंड, IIN। तो इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये ODI रैंकिंग है आईसीसी की। और ये आपको तीनों रैंकिंग याद रखनी है, तीनों भूलना नहीं है, तीनों याद रखनी है। आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है, मनु सहानी, और चेयरपर्सन कौन है, शशांक मनोहर। 1907 में इसकी स्थापना हुई, दुबई में हेडक्वार्टर है, याद रखना है आपको। मैं भी बोलते बोलते थक जाती हूँ, सच बता रही हूँ आप लोगों के लिए। जितने दिल से मैं कंटेंट बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ उतने ही दिल से आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुने और कंप्लीट वॉच करें। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस जल विभाग को जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ऑफिशियली शामिल करने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस जल विभाग को ऑफिशियली जल शक्ति मंत्रालय में शामिल करने की घोषणा की गई है। किस जल विभाग को ऑफिशियली जल शक्ति मंत्रालय में शामिल करने की घोषणा की गई है। ऑफिशियली को कहेंगे हम आधिकारिक, तो ये आप याद रखिएगा, आधिकारिक और इंग्लिश में ऑफिशियली। तो देखिए, ये है कावेरी जल विवाद। क्या है, इस पे बहुत विवाद भी होता रहता है। कावेरी, तो कावेरी जल विभाग है, ये किस किस के बीच में है, ये है कर्नाटक और तमिलनाडु, और इस पे कभी कभी विवाद भी उत्पन्न होता है, आपको पता ही है। तो ये कावेरी जल विभाग को अब ऑफिशियली शामिल किया जा रहा है जल शक्ति मंत्रालय में। किसमें, जल शक्ति मंत्रालय में शामिल किया जा रहा है। किसमें, जल शक्ति मंत्रालय में शामिल किया जा रहा है। किसको, कावेरी जल विभाग को। और ये जल शक्ति मंत्रालय में शामिल हो रहा है। तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये जल शक्ति मंत्री हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के, और इसी में ऑफिशियली अब शामिल हो रहा है कावेरी जल विभाग। एक आपको बताऊं, वैसे कृष्णा जल विभाग भी है, वो भी आपने सुना होगा, वो आंध्र प्रदेश। और चलिए अभी फ़िलहाल कावेरी को याद रखिए, उसका कोई क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगी। कावेरी जल विभाग है ना, ये क्या है, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब कावेरी कहाँ से, कावेरी नदी से एक क्वेश्चन बन सकता है ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर में, दोनों में, कि कावेरी नदी की जो उत्पत्ति है, यानी ओरिजिन ऑफ कावेरी रिवर है, वो कहाँ से होता है, तो वो होता है ताल कावेरी से। कहाँ, ताल कावेरी। और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है। कहाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ताल कावेरी, वहीं से निकलती है कावेरी नदी। तो आप ये याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, देखते हैं। हाल ही में अभी प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक को लॉन्च किसने किया है। हाल ही में अभी प्रोफेसर बीबी लाल पर इंडिया रीडिस्कवर्ड बुक को लॉन्च किसने किया है। हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल पर इंडिया रीडिस्कवर्ड बुक को लॉन्च किसने किया है। तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम के संस्कृत मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने ही इस प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक को लॉन्च कर दिया है। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक, याद रखिएगा, ई बुक कह रही हूँ साथ में। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब प्रोफेसर बीबी लाल क्या, जो मतलब ये एक्चुअली क्या जो हिस्ट्री की रिसर्च करते हैं ना,
पुरातात्विक वही थे। तो वो प्रोफेसर बीवी लाल पर इंडिया रीडिस्कवर्ड, जो डिस्कवरी करते हैं, रिसर्च करते हैं हिस्ट्री की चीज़ों पर, तो वही पुरातात्विक। तो प्रोफेसर बीवी लाल पर ये इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक को लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति पर अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? हाल ही में अभी किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ये जो कोरोना वायरस प्रकोप पूरा फैल गया है, महामारी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे इतना ज़्यादा फैला, इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया ने कहा है। तो ये मांग की है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने मांग की है कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की, और इसको समर्थन दिया है इस मांग में अमेरिका ने समर्थन दिया है और कहा है कि बिल्कुल होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का जो सोचना है और जो कहना है वो करेक्ट है, कोरोना वायरस प्रकोप उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। तो मांग ऑस्ट्रेलिया ने की है, समर्थन यूएसए ने दिया है, अमेरिका ने। ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। स्कॉट मॉरिसन है प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं कैपिटल ऑफ गेम्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो 60 to 80% ऑलमोस्ट पर वीक स्पोर्ट्स या गेम्स में बिजी रहती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है आपको, ये मैंने कावेरी जल विवाद बताया था। कावेरी जल विवाद किस किस के बीच में चल रहा है? कर्नाटक और तमिलनाडु, और चलता रहता है। तो ये पूरी क्या है? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, हिंदी में क्या कहेंगे? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। इसको अब क्या बताया मैंने आपको? जल शक्ति मंत्रालय में ऑफिशियली इसको इंक्लूड कर लिया गया है, यानी इसके अधीन है। क्या याद रखेंगे? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन, यानी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, अधीन आएगा, अंतर्गत आएगा। किसके? जल शक्ति मंत्रालय के। क्या? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंतर्गत आएगा? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत या अधीन आएगा। क्या? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये याद रखना है। और कावेरी विभाग कहा था ना मैंने, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया पूरा नाम बताया है। और कावेरी जल विवादी अक्सर मैंने आपको बताया है, शायद नहीं बताया, अभी बताया है कि कर्नाटक तमिलनाडु में, क्योंकि ये कावेरी का जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों राज्यों में, तो ये कभी कभी विवाद भी चलता रहता है। तो ये कावेरी जल विभाग कहा था, मैंने इसको पूरा नाम बता दिया आपको, कावेरी वाटर प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जल शक्ति मंत्रालय। और कौन है प्रेजेंट टाइम पे इसके जल शक्ति मंत्री? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी श्रमिकों को आवेदन करने के लिए किस राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है? हाल ही में श्रमिकों को आवाजाही पर आवेदन करने के लिए किस राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है? हाल ही में श्रमिकों को आवाजाही पर आवेदन करने के लिए किस राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। ऐसे लोगों को, किन लोगों को? जो प्रवासी, यानी कि जो कर्नाटक में काम करने आए थे और लॉकडाउन के दरमियान फंस गए, तो वो कर्नाटक से अपने घर जाना चाहते हैं, या ऐसे श्रमिक जो कर्नाटक में वापस आना चाहते हैं। ऐसे श्रमिक जो कर्नाटक वापस आना चाहते हैं, है ना, जो कर्नाटक के होंगे,
ये कर्नाटक में रहते होंगे, या कर्नाटक के वो श्रमिक जो कर्नाटक में काम करते थे, अपने घरों से दूर थे लॉकडाउन में, वहाँ फंस गए। तो एक ऑनलाइन पोर्टल श्रमिकों के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। क्या? श्रमिकों के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है। किसने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। अब इस ऑनलाइन पोर्टल पर क्या करेंगे? इस ऑनलाइन पोर्टल पर जो कर्नाटक के श्रमिक हैं, जो कर्नाटक से जाना या आना चाहते हैं, अपने घर जाना या घर वापस आना चाहते हैं, वो अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके अपना पास ले लेंगे। तो पास को दिखाकर कर्नाटक से अपने घर जा सकते हैं या वापस कर्नाटक आ सकते हैं। तो कर्नाटक में सिर्फ आवाजाही का मतलब जो घर जाना या आना चाहते हैं कर्नाटक, उन श्रमिकों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल किसने शुरू कर दिया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक ने एप्टा मित्रा क्या कहते हैं उसको? एप्टा मित्रा ऐप और हेल्पलाइन कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया था। कोरोना वॉच एक ऐप आया था कर्नाटक राज्य सरकार का, ये कोरोना वायरस की ट्रैकिंग के लिए, कोरोना वायरस पेशेंट की ट्रैकिंग के लिए कोरोना वॉच। और एक आया कर्नाटक का भी ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, 50 रुपये फीस को देकर भारत के सब शतरंज खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन ये भी कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। कर्नाटक ने अभी गेट सेट गो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट की ऑनलाइन कोचिंग प्रिपरेशन के लिए शुरू किया है। क्या? गेट सेट गो। ये सारे कर्नाटक ने स्टेप्स लिए हैं, ठीक, याद रखना है। और कर्नाटक का कौन सा? बांदीपुर और बन्नेरघाटा, और भी मैंने बहुत सारे बताए नेशनल पार्क, याद करिएगा आप नेशनल पार्क वाले वीडियो से, वो सब कर्नाटक में इम्पॉर्टेंट है। और पता ही वाजूभाई वाला गवर्नर वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर, और बेंगलुरु कैपिटल है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी एमएसएमई मंत्रालय में सचिव का कार्यभार अभी किसने संभाला है? हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के पद पर कौन आसीन हुए हैं? हाल ही में किसको एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार सिंह। कौन? अरविंद कुमार सिंह। ये एमएसएमई मंत्रालय के सचिव बन गए हैं। अरविंद कुमार सिंह 1988 के आईएएस ऑफिसर हैं और ये अभी सचिव बन गए हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के सचिव, एमएसएमई मंत्रालय के सचिव, एमएसएमई सचिव बन गए अभी, ठीक है। अजय कुमार सिंह, ये आईएएस कैडर के हैं 1988 के। और एक हैं अजय कीर्ति, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव बने हैं। कौन? अजय कीर्ति। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये जो है इसका याद रखिएगा कि ये कोरोना वायरस के लिए फंड जुटाने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ठीक है ना। और ये भी याद रखिएगा कि कर्नाटक के में श्रमिकों के आवेदन प्रणाली शुरू की है ये, ठीक है। श्रमिकों के लिए आवेदन प्रणाली किसने? कर्नाटक। तो पूरा याद रखिएगा अच्छे से ताकि भूले नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी अपने नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा किस राज्य ने की है? हाल ही में अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कौन सा राज्य प्रदान करेगा? हाल ही में किस राज्य के तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा? तो महाराष्ट्र। ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के तहत, ज्योतिबा फुले चंद आरोग्य योजना के तहत महाराष्ट्र अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देगा। क्या देगा? मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। हर नागरिक को ये मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा महाराष्ट्र के। ये किसकी बताया मैंने? ज्योतिबा फुले चंद आरोग्य योजना के तहत महाराष्ट्र देगा ये मुफ्त फ्री बीमा, ठीक है, फ्री इंश्योरेंस अपने सिटीजन्स को, तो महाराष्ट्र देगा, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में 3 जो है नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है नवेगांव,
और एक है संजय गांधी और एक है भुकमल। क्या है? भुकमल। भुकमल, भुकमल और संजय गांधी और नवेगांव। क्या? नवेगांव। नवेगांव, भुकमल और संजय गांधी, ये 3 महाराष्ट्र के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। ये याद रखिएगा। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कोरोना वायरस के कारण ये अपने नागरिकों को प्रदान कर रहा है। कोरोना वायरस के कारण ही तो ये घोषणा की है, तो ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और अभी बॉम्बे के नए चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है उनका? दीपांकर दत्ता। उन्हें अभी शपथ दिलाई है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। दीपांकर दत्ता, ठीक। और एक तो ये फैक्ट याद रखिए, महाराष्ट्र की कैपिटल तो पता ही है मुंबई, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हो गए, ये पता हो गया। और उद्धव ठाकरे हैं चीफ मिनिस्टर। कौन है? उद्धव ठाकरे। अब एक बात बता दूं, संजय गांधी है महाराष्ट्र में और संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या क्या है? बांधवगढ़, हाँ क्या क्या है? बांधवगढ़, कान्हा, किसली और पन्ना, पेंच, ये नेशनल पार्क है। और संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में कौन कौन से? नवेगांव, भुगमल और कौन सा? संजय गांधी। संजय गांधी महाराष्ट्र में है और जो एमपी में है वो संजय है, उसके आगे गांधी नहीं लगा है, ये याद रखिएगा, ठीक। ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी फेड कप हार्ट अवार्ड, क्या? फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए अभी किसको नामांकित किया गया है? फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए किसको नामांकित किया गया है? हाल ही में अभी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए किसको नामांकित किया गया है? तो सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा को अभी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। अब ये फेड कप हार्ट अवार्ड क्या है? इसमें क्या होता है कि किसी प्लेयर के लिए जिसको नामांकित करते हैं उसके लिए वोटिंग होती है, और अगर वोटिंग उसके पक्ष में होती है तो वो ऑनलाइन होता है ये, तो ये विजयी घोषित कर दिया जाता है। अभी तो सभी ऑनलाइन चल रहा है, आपको पता ही है। तो प्लेयर के लिए वोटिंग होगी जिसका नाम नामांकित किया गया है जिसको, और सानिया मिर्ज़ा है। सानिया मिर्ज़ा को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। अब इनके लिए वोटिंग होगी, और अगर ये इनको वोटिंग इनके फेवर में होगी, ज़्यादा वोटिंग होगी, तो इनको फेड कप हार्ट अवार्ड मिल जाएगा। याद रखना है आपको। अच्छा, इतना ज़रूर याद रखिएगा, जो बांधवगढ़ है एमपी में, संजय, ये बताया आपको, संजय गांधी नहीं है, संजय गांधी महाराष्ट्र में है, मुक्त। और ये बात याद रखिएगा, सतपुड़ा, वन विहार, ये सारे तो मैंने आपको बताए, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, ये सब तो एमपी में। महाराष्ट्र के भी बता दिए, महाराष्ट्र में संजय गांधी है, एमपी में संजय है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कि ये जो मुफ्त बीमा नागरिकों को प्रदान करने वाला बना है, ये महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र पहला राज्य है। महाराष्ट्र राज्य ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र पहला राज्य है जो अपने नागरिकों को कोरोना वायरस के कारण मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, कौन सा? मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा। पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, ये याद रखना है आपको। और किस योजना के तहत? तो महात्मा ज्योतिबा फुले चंद आरोग्य योजना के तहत। महाराष्ट्र किसके? महात्मा ज्योतिबा फुले चंद आरोग्य योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, कौन सा? स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक रिपोर्ट और आई है, एक आंकड़ा और सुन लीजिए। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे में हेडक्वार्टर है क्रिसिल रेटिंग एजेंसी। इसको मैं क्वेश्चन के तहत नहीं ले रही हूँ। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल रेटिंग, CRISIL, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी। आशु स्विस इसके CEO हैं क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के, और हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। और इसकी एक रिपोर्ट आई है कि अपने देश भारत को लॉकडाउन के दरमियान
10 लाख करोड़ रुपए का या पर व्यक्ति पर पर्सन 7,000 का नुकसान हो रहा है? 7,000 पर पर्सन या 10 लाख रुपए का 10 लाख करोड़ रुपए का, 10 लाख करोड़ या 7,000 पर पर्सन, क्या 10 लाख करोड़ या 7,000 पर पर्सन का पर डे नुकसान हो रहा है? किस सॉरी पर डे नहीं, मतलब पर नुकसान हो रहा है पर पर्सन 7,000 या 10 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है अपने देश भारत को। ये रिपोर्ट आई है क्रिसिल रेटिंग एजेंसी की। पर डे नहीं है, पर डे तो इतना हो भी नहीं सकता, इतना कोई कमाता नहीं ना भारत में, है ना। बहुत बड़े बड़े लोग कमाते हैं, हम जैसे लोग कमाते हैं क्या? नहीं। तो 7,000 पर पर्सन, 7,000 पर पर्सन और 10 लाख करोड़ रुपए का भारत को इस लॉकडाउन में नुकसान हो रहा है। ये कैसा आंकड़ा आया है, एक रिपोर्ट आई है किसकी? क्रिसिल रेटिंग एजेंसी की। ये याद रखिएगा दोस्तों। QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स भेजिए और प्लीज़ अपने बेनिफिट के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए सारे काम कीजिए। और इस ज़रूरी चीज़, बहुत ज़रूरी कि वीडियो को जितनी बार देख सकते हैं देखें, और जब भी देखेंगे कंप्लीट वॉच करेंगे और देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। जो मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, ट्रस्ट मी कि अगर आप मुझे रोज़ रेगुलर सुनेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन का मिस नहीं होगा करंट अफेयर के रिगार्डिंग। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।